अब हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मैंने बताया कि ये हर कंट्री में परफॉर्म होगा ही होगा और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन को हेल्प करता है, इसलिए इसे हम लोग सेकेंडरी फंक्शन या फिर डेरिवेटिव्स फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? ये प्राइमरी फंक्शन को हेल्प करता है, एक तरीके से सप्लीमेंट्री होता है प्राइमरी फंक्शन का, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब मनी के आने की वजह से जो डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट, मतलब जो भविष्य में हम पेमेंट करने वाले हैं, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भविष्य के भुगतानों का आधार मनी हमारा बना। यानी फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है तो हमको कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीज डिसाइड होने लगी मनी के आने के बाद। अगर हम बार्टर सिस्टम का एग्जांपल ले तो बार्टर सिस्टम में अगर हम किसी व्यक्ति से कोई कमोडिटी लेते थे और फ्यूचर में हमको किस रेट से उसको पेमेंट करना है, कितना करना है, या अगर वो व्यक्ति उस पर कुछ ब्याज वगैरह लेना चाहे तो उसका कैलकुलेशन इम्पॉसिबल होता था, या हो सकता है भविष्य में जब हम उस व्यक्ति को वो कमोडिटी का पेमेंट करने जाएं तब तक वो कमोडिटी खराब हो गई हो, पेरिसेबल नेचर की कमोडिटी होती थी, वो खराब हो गई हो, तो हम पेमेंट क्या करेंगे। यानी फ्यूचर पेमेंट में बड़ा दिक्कत होता था बार्टर सिस्टम में। लेकिन मनी के इवोल्यूशन के बाद ये जो डेफर्ड पेमेंट्स है या फ्यूचर पेमेंट इसको हम बोल सकते हैं, ये काफी इजी वे में परफॉर्म होने लगी। यानी हम अगर किसी से आज पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और हम उसको बोलते हैं एक सर्टेन फ्यूचर डेट पे देने के लिए, तो हम उस सर्टेन फ्यूचर डेट पे उसको मनी में फिर वापस पैसा कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। वह व्यक्ति इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकता है और एक सर्टेन आपको अमाउंट बता सकता है कि इतना इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ इस अमाउंट पे और आपको पेड करना है। ये मनी के आने की वजह से ही ना सारी चीजें एक्सप्रेस होने लगी। यानी फ्यूचर पेमेंट अब कहीं ना कहीं इजी वे में परफॉर्म होने लगा। वो यहां पे बोल रहा है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। यानी मनी जो है कहीं ना कहीं जो पेमेंट फ्यूचर में होते थे वो मनी के आने के बाद से कहीं ना कहीं इजी वे में परफॉर्म होने लगे। ठीक है, एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। हर दिन ऐसा होता है, जैसे आज मान लो कि जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन डेवलप्ड होते गया, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप्ड होती गई, बिजनेस जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता गया तो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होते गए। बिजनेस जब ग्रो करेगा तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होते हैं तो उसका पेमेंट करना है, तो उसका पेमेंट हम करेंगे किस रेट से करेंगे, उसकी वैल्यू किस में एक्सप्रेस होगी, ये मनी के आने के पहले कुछ डिसाइड नहीं था, इसलिए फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता था उतनी इजीली वे में। लेकिन मनी के आने के बाद से ये सारी चीजें मनी में एक्सप्रेस होती हैं और ये इजी वे में हो जाती है। मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। मनी हेल्प करता है इन जैसे ट्रांजेक्शन्स को, और इससे कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होने में भी हेल्प होती है। मतलब एक बिजनेसमैन है, उसने अगर मान लो कि क्रेडिट पे अगर कोई जो है अगर कर्जा लिया हुआ है, कर्जा लेके अगर अपना कोई बिजनेस खोला हुआ है तो सर्टेन रेट पे इंटरेस्ट में पेमेंट करेगा, और इंटरेस्ट में पेमेंट करेगा तो ये जो पेमेंट है वो मनी के रूप में होगा। यानी एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। जिस व्यक्ति ने उसको कर्जा दिया हुआ है वो पैसा तो पड़ा ही है, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, यानी उसकी पूंजी में, उसके कैपिटल में और बढ़ोतरी हो रही है और इंक्रीजमेंट हो रहा है। आज हम अगर बैंक में पैसा जमा कर देते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, यानी क्या हो रहा है, हमारे कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके साथ ही साथ इस फॉर्मेशन की वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। क्लियर है? अब सेकंड नंबर है इसका, सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड नंबर है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? सेकंड नंबर स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके ओके, तो अब हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में देखते हैं
स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैसे स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन परफॉर्म करता है वो देखते हैं। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी से वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, यानी मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ। आज हम अगर चाहें तो बैंक में पैसे जमा करके रख सकते हैं, है ना। हम अपनी कोई भी जो है प्रॉपर्टी को बेच करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं, फ्यूचर में फिर हमको जब जरूरत होगा तब हम आराम से उस पैसे को निकाल सकते हैं। बाटा सिस्टम में क्या था, बाटा सिस्टम में स्टोरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती थी कमोडिटीज के पास। मतलब आज हम अगर कोई कमोडिटी है, हम अगर उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो खराब होने लगती थी। जैसे बाटर सिस्टम, बाटर पीरियड का अगर मैं बात करूं तो एज अ फार्मर सपोज करो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई जो है राइस की, बहुत राइस मेरे पास हुआ, मेरे यूज करने के बाद भी वो बच गया, मैंने उससे अपनी बहुत सारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर लिया, उसके बाद भी मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में राइस बच गया और मेरे को पता है कि फिर फ्यूचर में मेरे को नीड होगी, तो क्यों ना मैं इसको जो है स्टोर करके रख लूँ, ताकि फ्यूचर में जब मेरे को इसकी नीड पड़े तो फिर मैं अपनी नीड जो है इससे फुलफिल कर लूंगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं इससे कर लूंगा। लेकिन हम इस राइस को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये खराब हो जाएगी, और खराब तो होगी ही, ये बहुत ज़्यादा जगह भी लेगी, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए इसको स्टोर करके रखने के लिए। लेकिन मनी की इवोल्यूशन के बाद से मनी में ये डिफिकल्टी नहीं थी, हम बैंकों में पैसा आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये खराब भी नहीं होगी। और तो और बैंकों में पैसा रखने से हमको इससे इंटरेस्ट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल में बढ़ोतरी भी होगी, कैपिटल का फॉर्मेशन भी होगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि मनी के अंदर ये एक फंक्शन है कि इसके वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके परचेजिंग पावर को हम लोग प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आज अगर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं मनी के थ्रू, हम इस मनी को अगर सेव करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो हम उस चीज को फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं। यानी प्रेजेंट से इसकी परचेजिंग पावर ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, फ्यूचर में हुई। वही चीज है, हम लोग वेल्थ को, ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म्स, वेल्थ को बहुत सारे फॉर्म में स्टोर करके तो हम रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे फॉर्म में हम जो है अपने वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन वही है कि जितना इजी वे में और जितना इकोनॉमिकल वे में हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, उतना इजी, उतना कन्वीनियंट वे में, उतना इकोनॉमिकल वे में हम किसी और चीज को स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर है? इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स टू मीट कॉन्टिजेंसी एंड टू पे फ्यूचर डेब्ट्स अंडर बार्टर सिस्टम। ठीक है, मतलब देखो ये चीज बता रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप मिस है थोड़ा, ये बता रहा है कि ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, यह एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को। क्या? तो अगर कोई भी कॉन्टिजेंसी हो जाती है, कोई भी अनिश्चितता हो जाती है, या कोई भी ऐसा कर्जा है, डेप्ट है जो कि फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो इससे कोई भी पर्सन उस अनिश्चितता का सामना कर सकता है और फ्यूचर में अपने डेप्ट का पेमेंट भी कर सकता है। जबकि बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू यूज गुड्स एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ, ये बहुत मुश्किल था गुड्स को स्टोर करके रखना एज अ वेल्थ के रूप में। ठीक है, क्योंकि गुड्स क्या थे, पेरिसेबल नेचर के होते थे। ठीक है, और कुछ गुड्स जो है उनको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता था, इसलिए ये इतना ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नंबर पॉइंट, यानी सेकेंडरी फंक्शन में तीसरा नंबर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ओके, हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री।
हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वैल्यू का ट्रांसफर होना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे बाटर सिस्टम में सोचो, जब गुड्स एक्सचेंज होता था किसी गुड्स के अगेंस्ट में, मतलब हमको किसी गुड्स को अगर लेना है तो बहुत जरूरी होता था कि उसके बदले में हम किसी गुड्स का पेमेंट करें। यानी सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति को पटना में घर खरीदना है और बाटर पीरियड का जो है टाइम है, तो वो अपने सारी संपत्ति को, जितना भी उसका फिक्स एसेट्स है, उसको बेच के और उसको गुड्स में कन्वर्ट करके वो सारे गुड्स को लेके आएगा पटना, और वहां पे फिर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको नीड होगी, भाई उसको अपना मकान बेचना है और जो गुड्स उस व्यक्ति के पास है उस गुड्स की जरूरत उस बंदे को है। यानी इतनी कॉन्टिजेंसी होनी जरूरी है, इतने संयोग का मिलना जरूरी होता था। यानी फिक्स्ड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना नहीं पॉसिबल हो पाता था बाटा सिस्टम में। लेकिन मनी के आने के बाद से कोई भी पर्सन कहीं भी किसी भी जगह पे अपने फिक्स्ड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में यानी कि मनी में कन्वर्ट कर सकता है, और फिर उसको इंडिया या कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा करके फिर उस मनी से वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकता है। यानी उसके वैल्यू का ट्रांसफर इजी वे में हो सकता है, फिक्स से लिक्विड एसेट्स में, लिक्विड से फिक्स्ड एसेट्स में। आज हम लोग बैठे बैठे अपने मोबाइल से, गूगल से या पे फोन से इजी वे में किसी के पास भी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मनी की इवोल्यूशन के बाद ही ना पॉसिबल हुआ। यानी मनी जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का, यानी वैल्यू का ट्रांसफर इजी वे में हो जाता है, इसी फंक्शन की वजह से होता है। क्लियर, समझ में आया? तो वही चीज ये बोला कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड टुडे द स्कोप ऑफ एक्सचेंज इज वेरी वास्ट। आज एक्सचेंज का जो स्कोप है बहुत वास्ट हो गया। आज देखो कितना चीज जो है, जो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, आज कितना ज्यादा इसका स्कोप हो गया है। पीपुल आर गेटिंग सक्सेस इन सेटिंग देयर इमूवेबल एट अ प्लेस एंड परचेजिंग फार ऑफ। लोग जो है इजी वे में अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच करके और कहीं दूर जगह पे फिर उस अपने जो है वहां पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इजी वे में खरीद ले रहे हैं। ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? मनी के ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन की वजह से। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं इसके तीसरे फंक्शन को। ठीक है, यानी हम लोगों ने देख लिया प्राइमरी फंक्शन जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी परफॉर्म करता है, उसमें पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू के मेजरमेंट के रूप वाला फंक्शन जो है मनी परफॉर्म करता है। सेकेंडरी फंक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे मनी फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज होता है, मनी की वैल्यू को हम लोग कैसे फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें तीसरा पॉइंट था किस तरीके से मनी के वैल्यू को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब ये जो तीसरा मेन पॉइंट है कॉन्टिजेंट फंक्शन, उस पर हम लोग बात करते हैं। कॉन्टिजेंट फंक्शन का मतलब होता है कि ये फंक्शन जो है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्पफुल है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फंक्शन में। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्टिजेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिजेंट फंक्शन को एक्सप्रेस किया था डी केल्ने ने। ठीक है, सबसे पहला कॉन्टिजेंट फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कॉन्टिजेंट फंक्शन कैसे है ये देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब देखो, जो भी कंट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये कहीं ना कहीं या ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं ना कहीं मिल करके एक नेशनल प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। मतलब कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या? यानी जितने भी फैक्टर्स किसी गुड्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में लगते हों, चाहे वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक जो लेबर है उसकी मेहनत हो, या एक बिजनेसमैन हो उसकी पूंजी हो, उस पूंजी में चाहे वो मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, कोई भी चीज, ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी इससे किसी गुड्स का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। किसी गुड्स के प्रोडक्शन में ये सारी चीजें काम में आते हैं।
और यही सारी चीजें मिल करके क्या बनाते हैं, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या, यानी एक पर्टिकुलर ईयर में पूरे कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ये सब मिला करके क्या बोला जाता है, इसको नेशनल प्रोडक्ट। यानी इन सब में किसका कंट्रीब्यूशन है, इन सब में कंट्रीब्यूशन उस लेबर का भी है जिसने मेहनत किया है, उस बिजनेसमैन का भी है जिसने अपनी पूंजी लगाई है, उस क्लर्क का भी है जिसने काम किया है कि नहीं, उस मैनेजर का भी रोल है जिसने जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट जिसने अपना लगाया है ना। सबका इसमें योगदान है इस नेशनल प्रोडक्ट में। तो सबको इसमें अपने योगदान के बदले, अपने कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, रेम्यूनरेशन। लोगों ने काम किया है तो ये रेम्यूनरेशन सबको मिलना चाहिए और सबको मिलता है। तो ये रेम्यूनरेशन किसको कितना मिलना चाहिए, ये सारा का सारा एक्सप्रेस किस में होता है, मनी में एक्सप्रेस होता है। यानी ये जो इनकम है, यानी जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ये कितना किसको मिलना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल हो पाया, मनी के इवोल्यूशन के वजह से। वही बोल रहा है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट आवर नेशनल प्रोडक्ट। ये सारे के सारे मिलकर के नेशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ देयर ज्वाइंट एफर्ट। ये प्रोडक्ट जो है ये परिणाम होता है इनके ज्वाइंट एफर्ट का, इसलिए प्रोडक्ट सबको बिलोंग करते हैं और ये नेशनल प्रोडक्ट ही नेशनल इनकम कहलाते हैं। मतलब जितना हमारा प्रोडक्ट हुआ रहेगा जिस वैल्यू का, वो वैल्यू हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। सो दिस नेशनल इनकम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अबव। ये नेशनल इनकम इन सब में बंटना चाहिए, सबके अपने एफर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी मनी है, ये मनी क्या करता है, मनी मेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ज्वाइंट प्रोडक्शन अमॉन्ग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली। यानी मनी क्या करता है, मनी इस इनकम को इजी वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ओके, अब उसके बाद से दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। मनी कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का एक आधार होता है, एक बेस होता है। बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, बैंक्स का जो धंधा पानी है वो कैसे चलता है, क्रेडिट क्रिएशन के बल पे। यानी बैंक ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं लोगों को लोन प्रोवाइड करना, जितना ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को लोन देंगे उतना ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में उनको प्रॉफिट अर्न होगा, है ना। और लोगों को लोन देंगे, वो लोन का अमाउंट वो बैंक में डिपॉजिट करा के फिर उससे और लोगों को लोन बांटते हैं, यानी कि ये प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो पाता है, मनी की वजह से। इकोनॉमी में मनी रहेगा तभी ना ये आधार बनेगा, बेस बनेगा क्रेडिट क्रिएशन का। जितना ज्यादा मनी रहेगा उतना ज्यादा बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, लोगों को कर्ज देंगे, बिजनेसमैन को कर्ज देंगे और बिजनेसमैन और ज्यादा ग्रो करेंगे, लोग और ज्यादा ग्रो करेंगे। अगर इकोनॉमी में मनी नहीं रहेगा तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो नहीं हो पाएगा। यानी क्लियर सी बात है कि मनी क्या करता है, मनी कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ क्रेडिट। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ मनी। बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है किससे, मनी के हेल्प से। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू ए कॉमेंसुरेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यानी कि मनी में किसी भी तरीके का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट रिजल्ट होता है, डायरेक्ट इसका इंपैक्ट पड़ता है क्रेडिट क्रिएशन के भी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट पर। मनी ज्यादा होगी इकोनॉमी में तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, मनी कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्लियर है। सबसे लास्ट पॉइंट है मेजरमेंट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी का मतलब यानी उपयोगिता, यानी उसका निर्धारण करना, मेजरमेंट करना और उसका मैक्सिमाइजेशन करना। मतलब यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब यूटिलिटी जो उपयोगिता है वो मनी के टर्म्स में मेजर की जाती है। एक जो कंज्यूमर है वो मेजर करता है अपनी यूटिलिटी को, अपने उपयोगिता को डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी। मतलब एक कंज्यूमर जब गुड्स परचेज करने जाएगा तो किसी कमोडिटी पर वो जितना ज्यादा पैसा खर्चा करेगा वो ये उम्मीद करेगा कि वो कमोडिटी का कंजम्पशन वो उतना ही अच्छे से करे और वो कमोडिटी उतनी ही ज्यादा ड्यूरेबल हो। मतलब जितना ज्यादा
पैसा खर्चा करेगा, यूटिलिटी का एक्सपेक्टेशन उस कंज्यूमर का उतना ही ज़्यादा रहेगा। जितना कम का पैसा खर्चा करेगा, कंज्यूमर का जो यूटिलिटी का जो एक्सपेक्टेशन है वो कम रहेगा। ठीक उसी तरीके से एक प्रोड्यूसर है, वो मेजर करता है यूटिलिटी को अपने डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा जो है एफर्ट लगाएंगे और एक प्रोड्यूसर को कम से कम खर्चा लगेगा, उसमें वो उसको ये लगेगा कि भाई मेरा कहीं ना कहीं यूटिलिटी इसमें बेटर है। ज़्यादा पैसा अगर उसको बियर करना पड़ रहा है तो प्रोड्यूसर का लगेगा मेरा इसमें यूटिलिटी कहीं ना कहीं कम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मेजर हो पा रही है? मनी के हेल्प से। एक कंज्यूमर को पता चल पा रहा है कि भाई इसमें हमको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि इसकी यूटिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, और इसमें कम करना पड़ रहा है, इसकी यूटिलिटी कम होगी। एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्राइसेस फिक्स कर रहा है, किस बेसिस पर? तो मनी की बेसिस पर कि भाई इसमें हमको इतना ज़्यादा पैसा लग गया, मेरा कॉस्ट, यानी हमको इतना प्रॉफिट मार्जिन रख के इसकी प्राइसेस को इतना रखना। ज़्यादा कॉस्ट लगा तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, कम लगा तो कम रहेगा। यानी ये सारा का सारा चीज़ का डिटर्मिनेशन कैसे हो पा रहा है? कहीं ना कहीं मनी के वजह से। ए कंज्यूमर ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाई एडजस्टिंग इज एक्सपेंडिचर। एक कंज्यूमर चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन हो, उससे वो अपनी यूटिलिटी का डिटर्मिनेशन करेगा। ठीक है, और इसका पता कैसे चलता है उसको? तो मनी के हेल्प से, यानी कि जितना ज़्यादा वो पैसा खर्चा किया रहेगा उतना ज़्यादा वो किसी कमोडिटी से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको गेन हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मनी के बारे में, मनी के ओरिजिन के बारे में, और उसके बाद से फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मनी के डेफिनेशन को और मनी के फंक्शन को देखा। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, और कॉन्टीजेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मनी के ओरिजिन और उसके फंक्शन के रिगार्डिंग में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।